राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) ये देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है। इसका प्रारंभ 2019 में किया गया। उद्देश्य देश भर में PM 2.5 PM10 की सांद्रता को 20 से 30% कम करना है। लक्ष्य प्राप्ति वर्ष प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2024 था। 2017 के आधार वर्ष को मानकर इस लक्ष्य को 2026 तक संशोधित किया गया तथा 40% की सांद्रता में कमी का लक्ष्य है। लक्ष्य क्षेत्र ये विशेष रूप से 131 गैर प्राप्ति वाले शहरों नॉन अटेनमेंट सिटीज़ पर केंद्रित है, जहां वायु गुणवत्ता मानक लगातार पूरे नहीं हुए हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी के संरक्षण कायाकल्प के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसका प्रारंभ 2014 में हुआ। उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से समाप्त करना और उसका संरक्षण तथा कायाकल्प करना, सीवेज उपचार और संरचना का विकास, नदी का सतही शोधन, अपशिष्ट हटाना, औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी, गंगा ग्राम योजना के तहत नदी किनारे के गाँवों को स्वच्छ बनाना, जैव विविधता संरक्षण और वनीकरण प्राधिकरण में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG द्वारा कार्यान्वित हरित भारत मिशन। ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC की 8 मिशनों में से एक है। इसका लक्ष्य वन आवरण और वृक्ष आवरण की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करना है। मात्रात्मक लक्ष्य 10 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र वन आवरण को बढ़ाना तथा उसमें सुधार करना है, जिसमें प्रति वर्ष 50 से 60 मिलियन CO2 समतुल्य कार्बन को पृथक किया जा सके। लक्ष्य मुख्य रूप से वनों की गुणवत्ता में सुधार और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बहाल करने पर बल दिया गया। अन्य वन्यजीव और तटीय संरक्षण पहले प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में बाघों को उनके प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित करना। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के तहत पुनर्गठित किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में हाथियों, उनके आवासों और गलियारों की सुरक्षा करना। मिस्टी योजना वर्ष 2023 में इस पहल का पूरा नाम तटीय आवासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल है। इसका उद्देश्य तटीय मैंग्रोव आवास के संरक्षण और पुनर्जीवन के माध्यम से स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों में नवीनीकृत प्रगति। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू अज़रबैजान नवंबर 2024 में। COP29 में मुख्य रूप से जलवायु वित्त पोषण के एक नए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो विकासशील देशों की एक महत्वपूर्ण सफलता है। प्रमुख निष्कर्ष रहे कि जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य NCQG का निर्णय लिया गया। विकसित देशों में 2025 से शुरू होने वाले जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य NCQG के तहत प्रति वर्ष $300 बिलियन एकत्रित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह रियो शिखर सम्मेलन में किए गए पुराने प्रति वर्ष 100 बिलियन के वादे का एक महत्वपूर्ण विकास था। हालांकि विकासशील देश 1.3 ट्रिलियन की मांग कर रहे थे। कार्बन बाजार पर समझौता, पेरिस समझौता, अनुच्छेद 6 अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट व्यापार के लिए बाजार तंत्र अनुच्छेद 6.2 और गैर बाजार तंत्र अनुच्छेद 6.8 के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया। यह समझौता वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन
कार्बन ट्रेडिंग को एक व्यवहार उपकरण बनाने की दिशा में एक बड़ी प्रगति थी। हानि और क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड का क्रियान्वयन इस कोष को COP27 में स्थापित किया गया। COP29 में इसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जो जलवायु प्रभावों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मीथेन उत्सर्जन पर घोषणा। अपशिष्ट क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन को लक्षित करने वाली एक घोषणा, जिसमें देशों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC के जैसे अपशिष्ट से मीथेन कटौती के लक्ष्य शामिल करें। जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD COP16 ने मुख्य रूप से कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 2022 को लागू करने के लिए वित्त एकत्रण पर ध्यान केंद्रित किया। प्रमुख निष्कर्ष और प्रगति। कैली फंड का कार्यान्वयन। ये जैव विविधता से लाभ प्राप्त करने वाली निजी कंपनियों से अनिवार्य वित्तीय प्रोत्साहन एकत्र करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय तंत्र है। इसका उद्देश्य डिजिटल अनुक्रमण जानकारी DSI के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को जैव विविधता संरक्षण तथा स्वदेशी समुदायों के साथ अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से साझा करना है। जैव विविधता संरक्षण के लिए वित्त एकत्रण। वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के लिए $200 अरब की अतिरिक्त धनराशि एकत्रित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना NBSAP कई देशों ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के अनुरूप अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को प्रस्तुत करने की प्रतिबद्धता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 नीस, फ्रांस में यह सम्मेलन सतत विकास लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन के कार्यान्वयन को तीव्र करने पर केंद्रित है। लक्ष्य 9 से 13 जून 2025 तक होने वाले सम्मेलन महासागरों को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अतिदोहन से बचाने के लिए कार्यवाही में तेजी लाने पर केंद्रित है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र सम्मेलन में मेलानेशियन महासागर रिजर्व विश्व का पहला बहुराष्ट्रीय स्वदेशी नेतृत्व वाला समुद्री रिजर्व और फ्रांस पोलिनेशिया जैसे बड़े समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की गई। उच्च समुद्र संधि। यह संधि जो अंतर्राष्ट्रीय जल में जैव विविधता की रक्षा करती है, सम्मेलन का एक प्रमुख लक्षित क्षेत्र है। वर्ष 2025 में सम्मेलन के दौरान इसे लागू करने के लिए आवश्यक 60 अनुमोदनों को पूरा करने की दिशा में प्रगति हुई। तटीय विनियमन क्षेत्र तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचनाएं भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी की गई। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। इन विनियमों ने देश में 11,098.81 किलोमीटर लंबी तटरेखा के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में औद्योगिक निर्माण और विकास गतिविधियों को प्रतिबंधित या विनियमित किया। वर्तमान में सबसे नवीनतम लागू अधिसूचना CRZ अधिसूचना 2019, जिसने CRZ अधिसूचना 2011 का स्थान ग्रहण किया। CRZ अधिसूचना 2019 को शैलेश नायक समिति 2014 की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य तटीय संरक्षण और विकास आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करना, जिससे तटीय समुदायों की आजीविका एवं आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जबकि संवेदनशील पारिस्थितिकी को संरक्षित रखा जा सके। CRZ क्षेत्रों का वर्गीकरण। यह अधिसूचना के तटीय क्षेत्रों के विकास की अनुमति के आधार पर चार मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। CRZ1 पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESA जैसे मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, आर्द्रभूमि, प्रतिबंधित क्षेत्र, केवल आवश्यक और परमाणु ऊर्जा संबंधित परियोजनाओं, सड़क निर्माण और तथा गैर प्रदूषणकारी गतिविधियां करने की अनुमति है।
CRZ-2 ऐसे क्षेत्र हैं जो तटरेखा के निकट तक विकसित किए जा चुके हैं, जैसे नगर निगम सीमाएं केवल भूमि की तरफ निर्मित संरचनाओं और मौजूदा अनुमोदन इमारतों के पुनर्निर्माण या पुनर्विकास की अनुमति है। नए निर्माण तट के करीब प्रतिबंधित हैं। CRZ-3 अविकसित ग्रामीण क्षेत्र CRZ-1 और CRZ-2 के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्र। ये CRZ सबसे बड़े क्षेत्र हैं। निर्माण गतिविधियां मुख्य रूप से उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर दूर नो डेवलपमेंट जोन और 100 मीटर दूर विशेष समुदायों के लिए अनुमत है। CRZ-4 जलीय क्षेत्र समुद्र और ज्वार से प्रभावित जल निकाय उच्च ज्वार रेखा से लेकर प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल माइल तक मत्स्यन और संबंधित गतिविधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार के भूमि सुधार या रेखा से लेकर प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल। CRZ-4 जलीय क्षेत्र समुद्री और ज्वार को प्रभावित जल निकाय उच्च ज्वार रेखा से लेकर प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल माइल तक मत्स्यन और संबंधित गतिविधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की भूमि या हानिकारक गतिविधियों की अनुमति नहीं। महत्वपूर्ण संशोधन 2011 की तुलना में CRZ नो डेवलपमेंट जोन CRZ-11 2011 के प्रावधान में उच्च ज्वार क्षेत्र में से 200 मीटर तक CRZ-3 था। CRZ 2019 में संशोधन में ग्रामीण क्षेत्रों में हाई टाइडियल HTL उच्च ज्वार क्षेत्र हाई टाइडियल लैंड से 50 मीटर तक निर्माण की अनुमति जब उच्च घनत्व ना हो। इससे स्थानीय समुदायों को लाभ प्राप्त होगा। फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI CRZ 2011 में केवल 1991 की अधिसूचना के पहले की दरें अनुमत थी। CRZ 2019 में संशोधन में पुनर्निर्माण या पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए मौजूदा FSI की छूट दी गई है, जिससे शहरी क्षेत्रों में आवास सुविधाओं का विस्तार हुआ है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा निजी CRZ 2011 में CRZ-3 के 200 से 500 मीटर के बीच अनुमत थी। CRZ 2019 में CRZ-3 के 20 मीटर तक अस्थायी पर्यटन सुविधाएं जैसे शौचालय ब्लॉक चेंजिंग रूम की अनुमति। क्षमता डेलीगेशन 2011 में CRZ में अधिकांश मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी जाती थी, लेकिन 2019 के CRZ में 20,000 वर्ग मीटर तक के निर्माण कार्यों की मंजूरी देने की शक्ति राज्य सरकारों को सौंप दी गई है। इससे प्रक्रिया तीव्र हुई है। मैंग्रोव क्षेत्र CRZ 2011 में CRZ-1 में संरक्षित होते थे। मैंग्रोव 2019 के CRZ में मैंग्रोव के 50 मीटर के बफर क्षेत्र को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया ताकि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त हो सके। कार्यान्वयन और निगरानी में राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण SCZMA प्रत्येक तटीय संघ राज्य क्षेत्र में को एक SCZMA की स्थापना करनी होती है, जो अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने तथा उनकी निगरानी के लिए उत्तरदायी होता है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना CZMP प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को CRZ अधिसूचना के अनुरूप अपनी CZMP तैयार करनी होगी, जो CRZ क्षेत्रों का सीमांकन और प्रस्तावित गतिविधियों को दर्शाती है। वर्ष 2019 अधिसूचना के तहत CZMP को अद्यतन करना अनिवार्य है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच ब्लू फ्लैग एक वार्षिक इको लेवल प्रमाणन है जो पुलिनों, समुद्र तटों, मरीन या सतत नौकायन पर्यटन संचालन को प्रदान किया जाता है। गठन इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस में हुई थी। वर्ष 2001 में यह यूरोप में
यह यूरोप के अन्य राष्ट्रों तक विस्तृत हुआ। प्रदाता डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन FEE द्वारा प्रदान किया जाता है। चयन 33 मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जिन्हें 4 मुख्य शीर्षों में विभाजित किया जाता है: जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण सुरक्षा। निर्णायक समूह में इसमें UNEP, UNWTO, FEE, IUCN जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं। वैश्विक तथ्य: स्पेन में ब्लू फ्लैग बीच 729 की संख्या सर्वाधिक है। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच में भारत में अब तक ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त 13 बीच हैं। एशिया का पहला ओडिशा का चंद्रभागा बीच या गोल्डन बीच भारत में साथ एशिया का पहला बीच है जिसे यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। निष्कर्ष रूप में कहें तो भारत में पर्यावरण प्रबंधन एक बहुआयामी रणनीति पर आधारित जो वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को राष्ट्रीय संरक्षण प्रयासों के साथ दृढ़ता से जोड़ता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC की बैठकों में भारत की जलवायु न्याय और समानता के सिद्धांत पर बल देता है। घरेलू स्तर पर मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली व्यक्तिगत व्यवहार को परिवर्तित कर सामूहिक जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देने की एक अनूठा जन केंद्रित आंदोलन है। नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा और उनकी सहायक नदियों के कायाकल्प पर केंद्रित है, जबकि तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित है, तटीय परितंत्र की रक्षा करते हैं। यह समेकित दृष्टिकोण संरक्षण और सतत विकास के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए भारत को पर्यावरण अनुकूलन की ओर अग्रसर करता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच इन इंडिया में शिवराजपुर गुजरात में, गोगला बीच दीव में, कासरकोड कर्नाटका में और पदुबिरडी कर्नाटका में, कप्पाड़ बीच केरला का, इडेन बीच पुडुचेरी का, राधनागर अंडमान निकोबार का, कोवालम तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा बीच, गोल्डन बीच ओडिशा में। भारत के वनों को कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। मिशन लाइफ एक वैश्विक पहल है जो पर्यावरण अनुकूलन व्यवहार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है। विशिष्ट योजना तटीय मैंग्रोव आवासों के संरक्षण और पुनर्जीवन के माध्यम से स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। COP29 ने मुख्य रूप से जलवायु वित्त पोषण में एक नए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया है, जो विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। CBD COP16 ने मुख्य रूप से कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क 2022 को लागू करने के लिए वित्त एकत्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी की गई। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय संरक्षण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। ब्लू फ्लैग एक वार्षिक इकोलोकेशन प्रमाणन है जो पुलिनों, समुद्र तटों, मरीन या सतत नौकायन पर्यटन संचालन को प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण शब्दावली: पर्यावरण किसी जीव के आसपास मौजूद सभी जैविक, जीवित और अजीवित गैर जीवित घटकों का समूह। पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच तथा जीवों के आपस में संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन। परितंत्र एक विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले जैविक समुदाय और उनके अजैविक पर्यावरण के बीच कार्यात्मक इकाई।
जीवमंडल या जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन मौजूद है, जिनमें सभी परितंत्र शामिल है। पारिस्थितिकी निकेत यह किसी प्रजाति की उनके पर्यावास या पारिस्थितिकी तंत्र में अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को संदर्भित करता है। यह केवल वह स्थान नहीं है जहाँ कोई जीव निवास करता है, बल्कि वह माध्यम है जिसमें वह जीव अपने पर्यावरण का उपयोग करता है और उससे प्रभावित होता है। पारिस्थितिकी पदानुक्रम जीव से लेकर जीवमंडल तक जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों का अनुक्रमण मानव पारिस्थितिकी मानव समुदायों उनकी संस्कृति और उनके पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों का अध्ययन, पर्यावरणीय नैतिकता, प्राकृतिक पर्यावरण, उनके जीवों के प्रति मनुष्यों के नैतिक दायित्वों पर विचार करने वाली शाखा। जनसंख्या पारिस्थितिकी किसी एक प्रजाति की जनसंख्या के आकार, घनत्व, वितरण, समय के साथ उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। उथली शैलो पारिस्थितिकी केवल मानवीय लक्ष्यों और लाभ के लिए पर्यावरण समस्याओं जैसे प्रदूषण को संबोधित करना है। गहन पारिस्थितिकी यह मानता है कि सभी जीवों का आंतरिक मूल्य होता है। परितंत्र की रक्षा करना मानव लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी उत्पादकता एक निश्चित समय में किसी भी ऊर्जा स्तर का पर बायोमास या कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर। बायोम एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र में समान जलवायु, वनस्पति, प्राणी वाले प्रमुख समुदाय है। पारिस्थितिकी समुदाय पर्यावास वह प्राकृतिक स्थान या पर्यावरण जहाँ कोई विशेष जीव या प्रजाति निवास करती है। समष्टि पॉपुलेशन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक ही प्रजाति के सभी जीवों का समुदाय एक निश्चित क्षेत्र में एक साथ रहने वाली और परस्पर क्रिया करने वाली विभिन्न प्रजातियों का समूह। जैविक घटक एक परितंत्र के सभी जीवित सदस्य, जिनमें पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव शामिल हैं। अजैविक घटक एक परितंत्र के सभी निर्जीव भौतिक रासायनिक कारक जैसे तापमान, जल तथा मृदा। उत्पादक वे जीव जैसे पौधे को प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता वे जीव जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों, उत्पादकों या अन्य उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। अपघटक वे जीव मुख्य रूप से बैक्टीरिया और कवक जो मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। खाद्य श्रृंखला एक रैखिक अनुक्रम जो यह प्रदर्शित करता है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में किस प्रकार स्थानांतरित होती है। खाद्य जाल कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क। ये जाल जो परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। पोषण स्तर खाद्य श्रृंखला में एक जीव का स्थान जो ऊर्जा प्राप्त करने के तरीकों पर आधारित होता है, जैसे उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी पिरामिड एक पिरामिड के आकार का रेखाचित्र जो पोषण स्तर पर जीवों की संख्या, बायोमास या ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। कार्बन सिंक कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम जलाशय जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और एकत्रित करता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला में क्रमिक पोषण स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि करता है। जैव संचयन किसी जीव के ऊतकों से संबंधित पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का जमा होना, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से नहीं। पारिस्थितिकी पदचिह्न संसाधनों के उत्पादन और विशिष्ट अपशिष्ट के अवशोषण के लिए आवश्यक जैविक रूप से उत्पादक भूमि तथा जल क्षेत्र की माप। पारिस्थितिकी अनुक्रमण पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के समान समय के साथ पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना में होने वाले क्रमिक और अपेक्षित परिवर्तन। अनुकूलन पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन के लिए किसी जीव में होने वाले कोई भी आनुवंशिक, व्यवहारिक, शारीरिक लक्षण। प्रजातिकरण वह विकासवादी प्रक्रिया जिसके द्वारा नई और विशिष्ट जैविक प्रजातियां उत्पन्न होती हैं।
उद्विकास पीढ़ियों में आनुवंशिक लक्षणों में होने वाले परिवर्तन समय के साथ प्रजातियों की उत्पत्ति और विविधीकरण की ओर ले जाता है। प्राकृतिक परितंत्र ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्राकृतिक आदान प्रदान के साथ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कार्य करने वाले जैविक तथा अजैविक समुदाय, स्थायी स्थलीय परितंत्र, भूमि आधारित परितंत्र जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल जिनमें जल एक सीमित कारक होता है। जलीय परितंत्र में जल आधारित परितंत्र जैसे महासागर, झीलें, नदियाँ, आर्द्रभूमि जिनमें जीवन का मुख्य आधार जल होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित रिपोर्ट जो देश के वन और क्षेत्र आवरण का मूल्यांकन करती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र जहाँ जल का स्तर वर्ष भर या वर्ष के अधिकांश समय भूमि की सतह पर या उसके पास रहता है। प्रवाल भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट से बने कठोर कंकाल वाले छोटे समुद्री जीवों पॉलिप्स द्वारा बनाई गई एक जटिल समुद्री संरचना जो समय के साथ एक विशाल दीवार या भित्ति का रूप ले लेती है। प्रवाल विरंजन समुद्री प्रदूषण अथवा जल तनाव के कारण प्रवाल पॉलिप्स द्वारा जूजेंथिन शैवाल को बाहर निकाल देना जिससे प्रवाल सफ़ेद हो जाते हैं। मैंग्रोव वे झाड़ियाँ या वृक्ष जो तटीय खारे जल स्वच्छ जल के दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर स्थलों की सूची जहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण परितंत्र में परिवर्तन हुए जो हो रहे या होने की संभावना है। रामसर अभी समय विशेष रूप से जल पक्षियों के आवास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि 1971 में जलीय कृषि, नियंत्रित जलीय वातावरण में मछलियों, सेलफिश और जलीय पादपों सहित जलीय जीवों का पालन पोषण, सुपोषण, यूट्रिफिकेशन, एक जलाशय का पोषक तत्वों में अत्यधिक समृद्ध होना जिससे शैवाल की सघन वृद्धि और घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मियावाकी मेथड शहरी क्षेत्रों में अत्यंत सघन मूल क्षेत्रों को लगाकर तेजी से जंगल निर्माण की एक जापानी तकनीकी। शैवाल प्रस्फुटन जल प्रणाली में शैवाल या साइनोबैक्टीरिया की संख्या में तेजी से वृद्धि जो अधिकांश सुपोषण के कारण होती है। पर्यावरण निम्नीकरण प्राकृतिक संसाधनों की कमी या पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास जिसमें परितंत्र प्रभावित होता है। वनोन्मूलन वनों को स्थायी रूप से हटाना और भूमि को गैर वन उपयोगों जैसे कृषि या शहरीकरण में परिवर्तित करना। मृदा निम्नीकरण मृदा की गुणवत्ता और उर्वरता स्वास्थ्य में गिरावट जिससे उनकी उत्पादक क्षमता कम हो जाती है। जैविक प्रदूषण विदेशी या गैर स्थानिक प्रजातियों की संख्या में वृद्धि जिससे स्थानिक परितंत्र को हानि होती है जैसे आक्रामक प्रजातियां। रेडियोधर्मी प्रदूषण वायु, जल या भूमि में रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति जो आयनीकरण विकिरण आयनाइजिंग रेडिएशन के कारण हानिकारक होती है। ऊष्मीय प्रदूषण थर्मल पॉल्यूशन किसी प्राकृतिक जल निकाय के तापमान में मानवजनित वृद्धि या कमी जिसे जलीय जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समुद्री प्रदूषण हानिकारक पदार्थों विशेष रूप से प्लास्टिक और रसायनों का महासागरों तथा तटीय जल क्षेत्रों में प्रवेश। भूजल प्रदूषण भूजल में विषाक्त रसायनों या सूक्ष्म जीवों का प्रवेश जिससे जल पीने या उपयोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA किसी प्रभावित परियोजना के शुरू होने से पूर्व उसके पर्यावरण पर संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का व्यवस्थित मूल्यांकन। परिवेश भारत सरकार द्वारा पर्यावरण वन जलवायु और तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ को मंजूरी के लिए शुरू किया गया एकल खिड़की एकीकृत पोर्टल। रणनीतिक पर्यावरण आकलन SEA नीतियों और योजनाओं कार्यान्वयन के पर्यावरणीय परिणामों का व्यवस्थित एवं आरंभिक मूल्यांकन। सामाजिक प्रभाव आकलन SIA किसी परियोजना या नीति के कार्यान्वयन से लोगों एवं समुदायों पर पड़ने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का विश्लेषण। सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान
किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना। सतत विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक गरीबी की समाप्ति, ग्रह की रक्षा, शांति, समृद्धि आदि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG 2015 तक अत्यधिक गरीबी, भुखमरी सहित अन्य प्रमुख विकास संबंधी चुनौतियों को समायोजित करने के लिए 2000 में 8 लक्ष्यों का समूह। सतत कृषि वह कृषि प्रणाली जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, आर्थिक लाभप्रदाता बनाए रखती है और किसानों का सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करती है। जैविक खेती, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचते हुए फसल उत्पादन की एक प्रक्रिया जो केवल प्राकृतिक पदार्थों पर निर्भर करती है। शहरी कृषि शहर या कस्बे के भीतर खाद्य उत्पादन जिसमें पौधे उगाना, पशुपालन और मत्स्य पालन आदि शामिल हैं। जलवायु स्मार्ट कृषि CSA कृषि पद्धतियों को जो उत्पादकता, आय को बढ़ाती हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए लचीलापन और ग्रीनहाउस गैसों को कम करती हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन IPM कीटनाशकों का उपयोग कम करते हुए कीटों की आबादी को स्वीकार रूप में नीचे रखने के लिए जैविक, सांस्कृतिक और रासायनिक उपायों का संयोजन। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि ZBNF कृषि का एक प्रकार जिसमें बिना किसी बाह्य इनपुट कृषि ऋण या उर्वरक की कृषि लागत लगभग शून्य होती है, जो स्थानीय प्राकृतिक तकनीकों का उपयोग करती है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने की एक पहल है। नवीकरणीय ऊर्जा जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होती है, जिसका लगातार पुनर्भरण होता रहता है, और जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ भारत में समुद्र तटों और ज्वार से प्रभावित जल निकायों के आसपास क्षेत्रों जहां औद्योगिक निर्माण और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक आंदोलन जो लोगों को गृह समर्थक व्यवहार और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी जीवों, पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव की विविधता तथा परिवर्तनशीलता। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र जहां उच्च स्थानिकता के साथ प्रजातियों की हानि का गंभीर खतरा हो। स्थानीय संरक्षण जीवों को उनके प्राकृतिक आवास जैसे राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में संरक्षित करना। बाह्य स्थानीय संरक्षण जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर निकाल कर कृत्रिम वातावरण में संरक्षित करना, जैसे चिड़ियाघर, बीज बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। IUCN रेड डाटा बुक IUCN द्वारा प्रकाशित एक सूची जो उन प्रजातियों की स्थिति, विलुप्ति, गंभीर रूप से संकटग्रस्त आदि का दस्तावेज रखती है जिसमें विलुप्ति का खतरा है। प्रजातियों की विलुप्ति जब किसी प्रजाति के अंतिम सदस्य की मृत्यु हो जाती है और वह प्रजाति पृथ्वी से हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मानव पशु संघर्ष जब मानव और वन्यजीव आबादी के बीच संसाधनों के उपयोग जैसे भोजन, जल निवास को लेकर परस्पर संघर्ष होता है। वैश्विक तापन ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता में वृद्धि के कारण पृथ्वी के औसत सतह तापमान में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण, तापमान मंडल में ओजोन परत का क्षय होना जिससे हानिकारक पराबैंगनी UV विकिरण पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पादपों जैसे CFC के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि 1987। कार्बन पृथक्करण CO2 को वायुमंडल से एकत्रित कर दीर्घकालिक भंडारण जैसे भूमि या वनों में संग्रहित करने की प्रक्रिया। कार्बन क्रेडिट एक ऐसा व्यापार योग्य उपकरण है जो किसी भी परियोजना के एक मीट्रिक टन CO2
के बराबर उत्सर्जन को रोकने या हटाने का प्रतिनिधित्व करता है। कार्बन कर सरकार द्वारा जीवाश्म ईंधनों के दहन वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर लगाया गया शुल्क है। भारत की जलवायु कार्यवाही रणनीति उत्सर्जन में कमी, अनुकूलन और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए घरेलू नीतियां तथा कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया सूर्य संसाधन समृद्ध देशों की एक संधि आधारित पहल है। समतापी वार्म ब्लडेड वे पशु प्रजातियां जिनके रक्त का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, जो आंतरिक चयापचय से तापीय समस्थान बनाए रखते हैं, जैसे स्तनधारी और पक्षी। विषमतापी कोल्ड ब्लडेड वे जंतु जो अपने चयापचय का उपयोग अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए नहीं करते, जैसे सरीसृप, कीट, उभयचर। शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन जंतुओं में निष्क्रियता और चयापचय अवसाद की एक स्थिति जिसमें शरीर का तापमान निम्न, धीमी श्वास तथा कम चयापचय दर होती है। पर्यावास विखंडन बड़े प्राकृतिक आवासों का मानवीय गतिविधियों तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण छोटे अलग अलग खंडों में विखंडित होना। पर्यावास विनाश यह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक आवासों को उसमें मौजूद प्रजातियों के कार्यात्मक रूप से समर्थन देने में असमर्थ बना दिया जाता है। पर्यावास संरक्षण वह पादप और जंतु के लिए आवास क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा तथा बहाली करने का एक भूमि प्रबंधन प्रयास। कैल्सिकोल या कैल्सीफाइट ऐसे पादप जो अम्लीय मृदा में सहन नहीं कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स विषमपोषी जीव जो ऊर्जा के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एकमात्र कार्बन स्रोत के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। फोटोट्रॉफ्स वे जीव आमतौर पर पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाशित क्षेत्र या यूफोटिक जोन एक झील या महासागर के जल की वह गहराई जो प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त सूर्य प्रकाश के संपर्क में आती है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD किसी जल क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा। जीन पूल एक प्रजाति या आबादी में मौजूद सभी जीवों का समूह। बायो आतंकवाद जैव एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, विषाक्त पदार्थों के प्रसार से संबंधित आतंकवाद। बायोमास किसी जीव में मौजूद जीवित या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। कार्बन पदचिह्न मानव द्वारा व्यक्तिगत रूप से उत्पादित सभी ग्रीनहाउस गैसों की एक माप जिसमें प्राथमिक प्रत्यक्ष और द्वितीयक अप्रत्यक्ष उत्सर्जन शामिल है। अर्थ आवर WWF द्वारा आयोजित एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसमें जलवायु परिवर्तन पर कार्य जागरूकता के लिए गैर आवश्यक प्रकाश को एक घंटे के लिए बंद किया जाता है। अनुकूलन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने विशिष्ट वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए अपने शरीर या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करते हैं। भारत में प्रमुख रामसर स्थल दिसंबर 2025 के आंकड़े के अनुसार भारत में आर्द्रभूमि स्थलों की कुल संख्या 96 है। यह संख्या भारत को एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल वाले देश बनाती है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के पागा और कामलांग, असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, बिहार में वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, असनकमार, उदंती, सीता नदी, गुरु घासीदास, तिमोर, पिंगला 56वां टाइगर रिजर्व, झारखंड में पलामू, कर्नाटक में बीदापुर, भद्रा, नागरहोल, डांडेली, अंसी, काली,
बिलिगिरी रंजन रंगनाथ रंगनाथ मंदिर BRT, केरल में पेरियार, परम्बिकुलम, मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय धुबरी, वीरांगना दुर्गावती, 54वां रातापानी, माधव, 58वां। महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, तड़ोबा, अंधारी, सह्याद्री, नावेगांव, नागजीरा, बोर। मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व। ओडिशा में सिमलीपाल, सतकोसिया। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, धौलपुर, करौरी 55वां है। तमिलनाडु में कलक्कड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लिपुतूर, मेघमलाई। तेलंगाना में अमराबाद, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम का भाग है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अनामगढ़, जिम कॉर्बेट का बफर क्षेत्र। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजाजी। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बुक्सा। महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों में शामिल है। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट 1973 में स्थापित। भारत में हाथी रिजर्व 33 हाथी रिजर्व हैं। उत्तराखंड में शिवालिक हाथी रिजर्व 2002 में स्थापना। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व शिवालिक का भाग 2009 में स्थापना। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व 33वां 2022 में स्थापना। असम में चिराग रिपु हाथी रिजर्व 2003 में स्थापना। असम में सोनितपुर हाथी रिजर्व 2003 में स्थापना। असम में दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व 2003 में स्थापना। असम में काजीरंगा कार्बी अंगलोंग 2003 में स्थापना। असम में धनसिरी लंगडिंग 2003 में स्थापना। मेघालय में गारो हिल्स 2001 में स्थापना। नागालैंड में इंटाकी 2005 में स्थापना। नागालैंड में सिंगफन 2018 में स्थापना। अरुणाचल प्रदेश कामेंग 2002 में स्थापना। अरुणाचल प्रदेश में दक्षिणी अरुणाचल हाथी रिजर्व 2008 में स्थापना। झारखंड में सिंहभूमि हाथी रिजर्व 2001 में स्थापना। पश्चिम बंगाल में मयूरझरना 2002 में स्थापना। ओडिशा में मयूरभंज 2001 में स्थापना। ओडिशा में महानदी 2002 में स्थापना। ओडिशा में संबलपुर 2002 में स्थापना। छत्तीसगढ़ में बादालखोल तमोर पिंगला 2011 में स्थापना। छत्तीसगढ़ में लेमरू 2022 में स्थापना। आंध्र प्रदेश में रायला 2003 में स्थापना। तमिलनाडु में नीलगिरी 2003 में स्थापना। तमिलनाडु कोयम्बटूर 2003 में स्थापना। तमिलनाडु अन्नामलाई 2003 में स्थापना। तमिलनाडु श्रीविल्लिपुतूर 2003 में स्थापना। तमिलनाडु अगस्थमलाई 32वां 2022 में स्थापना। केरल में नीलाम्बूर 2002 में स्थापना। केरल में वायनाड 2002 में स्थापना। केरल में अन्नामुडी 2002 में स्थापना। केरल में पेरियार 2002 में स्थापना। कर्नाटक में मैसूर हाथी रिजर्व 2002 में स्थापना। कर्नाटक में दांडेली हाथी रिजर्व 2015 में स्थापना। तेलंगाना में सिंहभूमि हाथी रिजर्व 2001 में स्थापना। प्रोजेक्ट एलिफेंट इसकी शुरुआत एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में शुरू किए गए। राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी को वर्ष 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया। सर्वाधिक संख्या वर्ष 2017 की गणना के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ये आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को में मानव और जैव मंडल MAB कार्यक्रम के तहत जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, अनुसंधान तथा स्थायी विकास के लिए निर्मित किए गए हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। स्थापना 1986 में हुई। यूनेस्को में 2000 में शामिल हुई। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में उत्तराखंड में 1988 में स्थापना। 2004 में मैप कार्यक्रम में शामिल। नोक्रेक मेघालय में 1988 में स्थापना। 2009 में मैप कार्यक्रम में शामिल। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। 1989 में स्थापना। 2001 में मैप कार्यक्रम में शामिल। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। 1989 में स्थापना। 2001 में मैप कार्यक्रम में शामिल। मानस असम में है। 1989 में स्थापना।
ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1989 में स्थापना, 2013 में मैप कार्यक्रम में शामिल। सिमिलीपाल ओडिशा में है, 1994 स्थापना, 2009 में मैप कार्यक्रम में शामिल। डिब्रू सैखोवा असम में है, 1997 में स्थापना। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में 1998 में स्थापना। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में 1999 में स्थापना, 2009 में मैप कार्यक्रम में शामिल। कंचनजंगा सिक्किम में है, 2000 में स्थापना, 2018 में मैप कार्यक्रम में शामिल। अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में है, 2001 में स्थापना, 2016 में मैप कार्यक्रम में शामिल। अचनाकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, 2005 में स्थापना, 2012 में मैप कार्यक्रम में शामिल। कच्छ करण सबसे बड़ा गुजरात में है, 2008 में स्थापना। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, 2009 में स्थापना। शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, 2010 में स्थापना। पन्ना मध्य प्रदेश में, पन्ना जैवमंडल राज्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में, 2011 में स्थापना। मैप कार्यक्रम 2020 में शामिल। भारत में मैंग्रोव की राज्यवार सूची में पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ओडिशा में भीतरकनिका महानदी, सुवर्णरेखा, देवी कौदा, धामरा मैंग्रोव आनुवंशिक संसाधन केंद्र, चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में कोरेंगा, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा मैंग्रोव तमिलनाडु में पिचावरा, मुथुपेट, रामनाथ, पुलिकट, कजुवेली, अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान निकोबार, केरल में वेम्बनाड, कन्नूर, उत्तरी केरल, कर्नाटक में कुर्गपुर, दक्षिणी कन्नड़ या हन्नावर, कारवार, मंगलुरु वन प्रभाग में शामिल। गोवा में गोवा महाराष्ट्र में अचरर, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग, वेल्लूर, कुंडलिका, रेवदंडा, मुंद्रा दीवा, त्रिकोली, श्रीवर्धन, वैतरणा, वसाई, मनोरी, मालवण। गुजरात में कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, दुमास, उभराट। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में वर्तमान दिसंबर 2025 में आंकड़ों के अनुसार भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनका कुल क्षेत्र लगभग 44,402.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश की भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.35% है। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य या संघ राज्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, भारत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने में 2023 से 2025 में 3 नए स्थल शामिल किए गए हैं। होयसल मंदिर समूह कर्नाटक 2023 में शामिल किया गया। मोईदाम असम का 2024 में शामिल किया गया। मराठा सैन्य भूदृश्य महाराष्ट्र तमिलनाडु 2025 में शामिल किया गया। ये सभी स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत हैं। इन नए नामांकनों के साथ भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 44 दिसंबर 2025 के अनुसार हो गई। यह संख्या भारत में विश्व में सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थलों के वाले शीर्ष 10 राष्ट्रों में शामिल हैं। सांस्कृतिक स्थल में उत्तर प्रदेश में ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, उसके स्मारक, लाल किला परिसर, मध्य प्रदेश में खजुराहो स्मारक समूह, सांची बौद्ध स्मारक, भीमबेटका के शैलाश्रय, कर्नाटक में हम्पी के स्मारक समूह, पट्टादकल के स्मारक समूह, होयसल के पवित्र समूह, तमिलनाडु में महाबलीपुरम के स्मारक समूह, महान जीवंत चोल मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर आदि। राजस्थान की पहाड़ी जिले चित्तौड़, कुंभलगढ़ आदि, जयपुर में परकोटा और जंतर मंतर जयपुर, बिहार में महाबोधि मंदिर परिसर, बोधगया में नालंदा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, गुजरात में चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क, रानी की वाव, पाटन में धौलावीरा एक हड़प्पा शहर, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ओडिशा में कोणार्क मंदिर समूह, कोणार्क सूर्य मंदिर समूह, तेलंगाना में काकती रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर,
में गोवा की गिरजाघर और कॉन्वेंट, भारत के पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका, शिमला, ले कार्बूसियर का वास्तुशिल्प कार चंडीगढ़ का शामिल है। प्राकृतिक साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बहुराज्य में पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में शामिल है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में शामिल है। मिश्रित स्थल सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे क्षेत्र हैं जो अद्वितीय और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील पारिस्थितिकी परितंत्र, स्थलीय, तटीय, समुद्री अंतर्देशीय जल हैं, जिनमें निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक घटकों के समृद्ध जैव विविधता शामिल होती है। समृद्ध प्रजातियां, उच्च स्थानिकता, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां, कीस्टोन तथा विकासवादी महत्व की प्रजातियां घरेलू या मानव आवश्यकताओं के लिए उपयोग में लाई गई हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 राज्य सरकार के स्थानीय निकाय जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों में BHS जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करते हैं। किसी क्षेत्र में BHS घोषित करने में स्थानीय समुदायों की प्रचलित प्रथाओं उपयोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। BHS का उद्देश्य संरक्षण उपायों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। भारत में जैव विविधता विरासत स्थल सूची BHS सूची नेल्लूर इमली ग्रोव कर्नाटक में चोल राजवंश का अवशेष माना जाता है। होग्रेन कर्नाटक में 16 वनस्पति भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, यम्मे 2 टाइगर रिजर्व के समीप तथा कुद्रेमुख एवं भद्रा वन्यजीव अभयारण्य के बीच वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करता है। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय VK परिसर कर्नाटक का बेंगलुरु में सबसे हरित क्षेत्र है। अंबरगुड़ा कर्नाटक में है। शरावती वन्यजीव अभयारण्य और सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के मध्य स्थित राजस्व भूमि है। अल्लापल्ली की समृद्धि महाराष्ट्र में आरक्षित वन। टोंगलू दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। औषधि पादप संरक्षण क्षेत्र है। दार्जिलिंग वन प्रभाग के अंतर्गत घोत्रे BHS में है। पश्चिम बंगाल में है। औषधि पादप संरक्षण क्षेत्र डायलोंग गांव मणिपुर में है। डायलोंग और तामेंगलांग जिले के एक अन्य गांव रोंगमेई जनजाति पवित्र उपवनों के रूप में वन का संरक्षण कर रहे हैं, जिन्हें रेनगन के नाम से जाना जाता है। अमीनपुर झील तेलंगाना शहरी आर्द्रभूमि। माजुली द्वीप असम में है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग के बिना धान में 100 किस्मों का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों का संरक्षण और पुनर्वास करता है। चिल्कीगढ़ कनक दुर्गा पश्चिम बंगाल में पवित्र उपवन है। खलावकुर सीएम कमलेंग तेलंगाना में पवित्र बाग है। मंदसरू उड़ीसा में मंदसरू कंठ 528 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला पादप जंतुओं और कवक की लगभग 1563 प्रजातियों का एक समूह है। पूर्वत अली राव गोवा में पवित्र उपवन है। औषधि पादप नारो हिल्स मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ी क्षेत्र का भाग और शुष्क पर्णपाती वन औषधि पादप जिनमें डिलेनिया पेंटागियाना प्लैंगेवो कैंपेसिस साइलोटम नोडुम ड्रोसेरा बर्मनी एलेक्ट्रा चित्रकुंटेसिस कॉन्ड्रिया मैकिली योडी कोस्टल स्पेसियोसस स्ट्राइकोनोस नक्स वोमिका फ्लेबेगो जेलेंसिया आदि शामिल है। पातालकोट मध्य प्रदेश में है। पातालकोट संस्कृत में
संस्कृत में अत्यंत गहरा। भारत में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में तामिया तहसील में एक घाटी है। पातालकोट छिंदवाड़ा जिला गुजरात में 78 किलोमीटर दूर अवस्थित है। यह घाटी आदिवासी संस्कृति और प्रचुर मात्रा में हर्बल संसाधनों का घर है। आश्रयम कोल्लम केरल में बीएचएस मैंग्रोव प्रजातियों की एक अनूठी विविधता की मेजबानी करता है। हर्बल साइजियम ट्रेवन कोरियम आयुसियन अत्यधिक संकटग्रस्त है। बम्बार्डे मेरिस्टिका दलदल महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट के आदिम वनों के अवशेष हैं। गणेश खिंड उद्यान महाराष्ट्र में। इसमें उच्च आर्थिक मूल्य वाले पादपों सहित 49 फसलों की कुल 610 जर्म प्लाज्मा है। लैंडोर खोरी महाराष्ट्र में। बोरी जिजीफस बेर वृक्ष का प्राकृतिक वृक्षारोपण अद्वितीय है और पुराने युगों से जीवित है। सिस्तुरा हिरण्यकेशी महाराष्ट्र में वर्ष 2021 में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। बनेश्वर शिव दिघी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में साइट्स की परिशिष्ट 1 के तहत सूचीबद्ध और आईसीएन की रेड डेटा बुक में विलुप्त श्रेणी में सूचीबद्ध। ब्लैक सॉफ्ट टेल टर्टल नेल्सोनिया नाइग्रिकन्स को शरण प्रदान करता है। सुराल भटोली मठ हिमाचल प्रदेश में पवित्र उपवन है। उच्च ऊंचाई वाला घास का मैदान हुडन भटोरी हिमाचल प्रदेश में। इस क्षेत्र में होरल प्रजातियां पाई जाती हैं। बर्च पाइन वन पैन नैन गाहर हिमाचल प्रदेश में। मुख्य वृक्ष हिमालयन वन बैतूल यूटिलाइज और ब्लू पाइन पीनस वालिचियाना है। बारामूला झरना त्रिपुरा का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झरना है। ऊनाकोटी त्रिपुरा का सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व। उत्तर पूर्व का अंकोर वाट कहा जाता है। शिलाचारी गुफाएं त्रिपुरा की एकमात्र प्राकृतिक गुफा है। देवबारी या चबीमुरा त्रिपुरा में। चबीमुरा गोमती नदी किनारे खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टानों पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र 15वीं से 16वीं शताब्दी में ईस्वी के हैं। वेटलिंग शिव त्रिपुरा में। यह त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है जहां सर्वाधिक पुष्प विविधता पाई जाती है। संरक्षण यह रेड लिस्ट में सूचीबद्ध कई वनस्पति और जीवों का निवास स्थान है जो एक औषधि पादप संरक्षण क्षेत्र है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत पर स्थित है। हाजोंग कछुआ झील असम में है। यह झील गंभीर रूप से लुप्तप्राय अति संकटग्रस्त स्वच्छ जल की ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुए का प्राकृतिक आवास है। बोरजुली जंगली चावल स्थल असम में है। चावल की जंगली प्रजातियों ओरिजा रूफिपोगोन की आबादी। अरीटा पट्टी जैव विविधता विरासत तमिलनाडु में है। समृद्ध जैविक और ऐतिहासिक महत्व। तीन प्रमुख रैप्टर प्रजातियां लैंगर फाल्कन, शाहीन फाल्कन, बोनेली ईगल। महेंद्रगिरी पहाड़ी क्षेत्र जैव विविधता विरासत स्थल ओडिशा में है। महेंद्रगिरी की कुंती सीमा अर्जुन और युधिष्ठिर के प्राचीन मंदिर को राज्य सरकार द्वारा प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। राज्य बागवानी अनुसंधान और विकास स्टेशन पश्चिम बंगाल में बागवानी और औषधि पादपों के स्वदेशी जर्मप्लाज्मा की समृद्ध विरासत। नमथिंग पोखरी पश्चिम बंगाल में हिमालयन न्यूट के लिए आवास। चार बाली डांगा पश्चिम बंगाल में है। अमखोई लकड़ी जीवाश्म पार्क पश्चिम बंगाल में है। संरक्षित एंजियोस्पर्म लकड़ी का जीवाश्म जो ज्यूरासिक युग के उत्तरार्ध से संबंधित है। हल्दी चार द्वीप पश्चिम बंगाल में ज्वारी प्रभाव वाला मैंग्रोव समृद्ध और तटीय जीवों का भरण पोषण करता है।
वीरमपुर वीरमपुर बागुरान जलपाई पश्चिम बंगाल में, तुंगकयुंग धो सिक्किम में है। एक ऐसा माना जाता है कि सबसे पुरानी प्राकृतिक ढो झील में से एक है जो सीधे दजोंग में लेप्चा समुदाय के ही यंगमिंगमू कबीले संबंधित हैं। सिक्किम में मूल निवासी माने जाने वाले आदिवासी या स्वदेशी आदिम जनजातियों के लिए एक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र जिसे लेप्चा कहा जाता है। गंधमर्दन पर्वत ओडिशा में है। औषधि पादपों का समूह जिसमें 849 एंजियोस्पर्म 56 टेरिडोफाइट्स 40 ब्रायोफाइट्स 46 लाइकेन 2 एंजियोस्पर्म और 63 मैक्रोफंगी सहित 1055 पुष्प प्रजातियां शामिल हैं। प्रमुख गतिविधियां और उससे संबंधित वायु प्रदूषक में यह सूची मुख्य रूप से पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 1994 के तहत आने वाली गतिविधियों से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित प्रदूषक में ट्रिटियम, रेडियोधर्मी तत्व, नदी घाटी परियोजनाओं से TSPM या RPM, HCCO आदि, हवाई अड्डे, बंदरगाह या पत्तन से TSPM या RPM, HC, NOx आदि, पेट्रोलियम रिफाइनरी से SO2, HC, मरकैप्टन, VOC, रासायनिक उर्वरक से TSPM या RPM, फ्लोराइड, अमोनिया, NOx, S2, SO2, कीटनाशक से VOC और HCCl2, पेट्रोकेमिकल से TSPM या RPM, SO2, NOx, CO और HC, VOC, थोक दवाओं और फार्मास्यूटिकल से TSPM या RPM, VOC, तेल और गैस अन्वेषण उत्पादन, परिवहन और भंडारण से TSPM या RPM, HC, CO, सिंथेटिक रबर से TSPM या RPM, SO2, HC, एम्बेस्टॉस और एम्बेस्टॉस उत्पाद TSPM या RPM, फाइबर, हाइड्रोसाइक्लिक एसिड और इसके व्युत्पन्न से HCN वाष्प, धातु कर्म उद्योग में TSPM या RPM, SO2, CO, NOx, फ्लोराइड आदि, इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस से TSPM, RPM, NOx, फ्लोर एल्कलाई उद्योग, पारा क्लोरीन, HCl, H2O वाष्प, L2O, इंटीग्रेटेड पेंट कॉम्प्लेक्स TSPM, RPM, SO2 वाष्पशील कार्बनिक स्टोरेज बैटरी में TSPM, RPM, सीसा, PB, पर्यटन परियोजना में TSPM या RPM, ताप विद्युत संयंत्र से TSPM या RPM, SO2, NOx, खनन गतिविधि से TSPM या RPM, SC आदि, राजमार्ग परियोजनाओं से TSPM या RPM, SC, NOx, CO, सीमेंट से TSPM या RPM, NOx, इलेक्ट्रोप्लेटिंग TSPM या RPM, HCN से धुएं, HCl, अम्ल के धुएं, श्वसन उत्तेजक और तथा अभिषाक्त रसायनों की सूची। यह तालिका विभिन्न रसायनों, उनके सामान्य स्रोत तथा उनके कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को सूचीबद्ध करती है। एसिटाल्डिहाइड प्रमुख स्रोत हैं। प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर उद्योग, दहन उत्पाद, श्वास नली में व्यवधान समस्या। एसिटाल्डिहाइड प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर उद्योग और दहन उत्पाद से उत्पन्न होता है। समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सांस नली की समस्या, फुफ्फुसी शोथ, पल्मोनरी इडेमा। एसिटिक एसिड कार्बनिक अम्ल का स्रोत है। रासायनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, दहन उत्पाद,
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं में आँख और श्वास नली में समस्या, एसिड एसिड एल एसिड एनहाइड्राइड रसायन से पेंट, प्लास्टिक उद्योग, एपॉक्सिक रेजिन के घटक में आँखों और श्वास नली में जलन, ब्रोंको स्पेंज्म, फुफ्फुसी रक्तस्राव, ब्रोंकाइटिस और पल्मोनरी हेमोरेजिस, एक्रोलिन, प्लास्टिक वस्त्र, दवा निर्माण, दहन उत्पाद आदि से श्वास नली और पैरेंकाइम क्षति, अमोनिया उर्वरक, पशु आहार रसायन और फार्मास्यूटिकल्स निर्माण से मुख्य रूप से आँख और ऊपरी श्वास नली में जलन, ब्रोंकाइटिस, बेरिलियम मिश्र धातु, तांबे के साथ सिरेमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और परमाणु रिएक्टर उपकरण से ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस और केमिकल न्यूमोनिटिस होता है। बोरेंस डाइबोरेन विमानन, ईंधन और कवकनाशी निर्माण से उत्पन्न होता है। श्वास नली में सूजन, न्यूमोनिटिस, हाइड्रोजन ब्रोमाइड पेट्रोलियम शोधन से श्वास नली प्रभावित होती है। न्यूमोनिटिस, मिथाइल ब्रोमाइड प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, कृषि उत्पादन के घूमन से। न्यूमोनिटिक सीएनएस अवसाद और दौरे। कैडमियम का सोर्स जस्ता, जेडएन और सीसा, पीबी के साथ मिश्र धातु, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी, कीटनाशक से। इससे समस्या क्या है कि ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, फुफ्फुसी शोफ, सूजन और वात स्फीति संबंधी समस्या। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना, फोटोग्राफी, लेदर टाइनिंग और कीटनाशक से निकलते हैं। श्वास नली में सूजन और न्यूमोनिटिस होता है। क्लोरीन विरंजक क्लोरीनकृत यौगिकों का निर्माण घरेलू क्लीनर से। श्वास नली में सूजन, न्यूमोनिटिस और गैर कार्डियोजेनेसिस, फुफ्फुसी शोफ, क्लोरोमिथाइल ईथर सॉल्वेंट अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में उपयोग होता है। श्वास नली में जलन, कोबाल्ट, उच्च तापमान, मिश्र धातु से स्थायी चुंबक, कठोर धातु करण, टंगस्टन कार्बाइड के साथ। तीव्र ब्रोंकोस्पेज्म या न्यूमोनिटिस, फेफड़े का फाइब्रोसिस। फॉर्मेल्डिहाइड्स का स्रोत है फोम इंसुलेशन, प्लाईवुड, कपड़ा, कागज, उर्वरक, रेजिन निर्माण, लेप लगाने वाले एजेंट, दहन, एम्बेलेमिंग एजेंट, दहन उत्पाद। इससे समस्या की आँख और श्वास नली में जलन, ब्रोंकोस्पेज्म। संवेदनशील व्यक्तियों को संपर्क से त्वकशोथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रोत है। धातु शोधन, रबर निर्माण, कार्बनिक यौगिक विनिर्माण, फोटोग्राफिक सामग्री। समस्या आँख और श्वास नली में सूजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रोत है। रासायनिक उत्प्रेरक, कीटनाशक, विरंजक, वेल्डिंग, नक्काशी। आँख और श्वास नली में सूजन, भारी जोखिम के साथ ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिटिक्स। पारा का स्रोत है। इलेक्ट्रोलिसिस अयस्क, अमलगम निष्कर्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माण। समस्या आँख श्वास नली में सूजन, न्यूमोनिटिस, सीएनएस, वृक्क का प्रभाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्रोत है। नए अनाज भंडारण के बाद साइलो संग्रहण, उर्वरक निर्माण, आर्क वेल्डिंग, दहन उत्पाद। इससे समस्या आँख श्वास नली में सूजन, गैर कार्डियोजेनेसिस, फुफ्फुसी शोफ, ब्रोंकियोलाइटिस। स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन,
पॉलीस्टायरीन और रेजिन पॉलीमर निर्माण से स्रोत होता है। और आँख श्वासनली में सूजन तंत्रिका तंत्र संबंधी छठी सल्फर डाइऑक्साइड का स्रोत है। पेट्रोलियम शोधन लुगदी मिलें, पल्प मिल्स, प्रशीतक संयंत्र, सोडियम सल्फाइड निर्माण और समस्या श्वासनली में सूजन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। जिंक क्लोराइड का स्रोत है। ग्रेनेड निर्माण, तोपखाना। समस्या श्वासनली में सूजन, बुखार, देरी से होने वाली न्यूमोनिटिस, डिलेड ऑनसेट न्यूमोनिटिस।